नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किट के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू यानी ऊतक से संबंधित पहला पार्ट जंतु ऊतक के बारे में। दोस्तों, पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जंतु ऊतक से संबंधित 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज के बारे में, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो दोस्तों, जो हिस्टोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेयर। मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर शब्द किसने दिया था? दोस्तों, उत्तर शब्द किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिकट। बिकट ने उत्तर शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्टोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हिस्टोलॉजी के जो पिता है ये किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बिकट। बिकट को ही हिस्टोलॉजी के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिकाओं के वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतक। दोस्तों, कोशिकाओं के वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करती है, उसे हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन एक जंतु ऊतक प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्लेम ऊतक। फ्लेम ऊतक जो है दोस्तों, ये प्रकार का जंतु ऊतक नहीं है, ये एक प्रकार का पादप ऊतक होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि जंतु ऊतक जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। उपकला या एपिथेलियम ऊतक, सेकंड होता है संयोजी ऊतक, थर्ड होता है पेशी ऊतक और फोर्थ होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, जो पहला उपकला या एपिथेलियम ऊतक है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सल्की या सल्काब एपिथेलियम ऊतक, स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक, धनाकार एपिथेलियम ऊतक और चौथा होता है पक्षमावी या पक्षमान एपिथेलियम ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में बात की जाए तो ये 3 प्रकार की होती है, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों, जो पेशी ऊतक है ये भी 3 प्रकार की होती है, रेखित या ऐच्छिक पेशी, अरेखित या अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। आगे बात की जाए दोस्तों, सभी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, आपको बताना है कि शरीर की सुरक्षा इनमें से कौन सा ऊतक है जो प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, जो एपिथेलियम ऊतक होता है ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, शरीर को ढकने का काम करता है, श्रवण, अवशोषण, उत्सर्जन और विसर्जन जैसी क्रिया करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा करने वाला ऊतक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम ऊतक। दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक ही शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा करने वाला ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनमें से सभी। दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक जो होता है इसका काम श्रवण, अवशोषण, रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आपको बताना है कि एपिथेलियम ऊतक का निर्माण इनमें से किसके द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन सभी के द्वारा एपिथेलियम ऊतक का निर्माण हुआ है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो जंतु ऊतक होता है ये 4 प्रकार का होता है। इनमें से पहला होता है एपिथेलियम या फिर उपकला ऊतक, सेकंड होता है संयोजी ऊतक, थर्ड होता है मस्कुलर यानी कि पेशी ऊतक और फोर्थ होता है नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, जो पहला एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये हमारे शरीर के 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है, जबकि जो संयोजी ऊतक होता है ये मध्य वाले लेयर मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। और जो पेशी ऊतक होता है ये भी मेसोडर्म से मिलकर बना होता है, लेकिन जो तंत्रिका ऊतक होता है ये एक्टोडर्म से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात की जाए दोस्तों कि डैश कि कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नगण्य होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसी कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नगण्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला या एपिथेलियम ऊतक। दोस्तों, उपकला या एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है ये नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है ऑप्शन ये गलत है एपिथेलियम ऊतक के संबंध में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ये एपिथेलियम ऊतक उदाहरण नहीं है।
बाकी जो पहला ऑप्शन कह रहा है ये त्वचा का निर्माण करता है, ये बिल्कुल सही है। एपिथेलियम ऊतक जो होता है त्वचा का निर्माण करता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इसकी कोशिका सटी होती है, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसके पास आधार झिल्ली होता है, ये भी सही है। दोस्तों एपिथेलियम ऊतक जो होता है त्वचा का निर्माण करता है, इसकी कोशिका सटी होती है और इसके पास आधार झिल्ली होता है, ये सही है। परंतु जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि रक्त इसका उदाहरण है, ये गलत है। रक्त एपिथेलियम ऊतक उदाहरण नहीं होता है। रक्त जो होता है तरल से जो ऊतक होता है, तरल से जो ऊतक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषण के लिए कौन उत्तरदायी है? दोस्तों आपको बताना है कि विषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्की एपिथेलियम ऊतक जो है ये विषण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि एपिथेलियम ऊतक जो होता है 4 प्रकार का होता है। सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक, स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक, धनाकार एपिथेलियम ऊतक और पक्षवाली या पक्षवामी एपिथेलियम ऊतक। दोस्तों जो सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक और सेकंड होता है स्तरित सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक। दोस्तों जो सामान्य सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक होता है ये कोशिकाओं का सिर्फ एक ही स्तर में होता है। इसमें जो कोशिका होती है वो एक ही स्तर में पाई जाती है। जबकि जो स्तरित एपिथेलियम सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक होता है इसमें जो कोशिका होती है वो बहुत सारे स्तर में होती है। दोस्तों जो सामान्य वाली सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक होता है ये हमारे शरीर की फेफड़ों की कुपिका और रक्तवाहिनियों में पाया जाता है और करता क्या है वहाँ पर ये विषम प्रक्रिया करता है। जबकि जो स्तरित सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक होता है ये हमारे शरीर के त्वचा, मुख गुहा, जीव, ग्रसनी एवं ग्रसनली जैसे आहार नल वाली रचनाओं में पाया जाता है और ये करता है क्या है, प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा करने का काम करता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तब कुल मिला के बोलना है कि सल्की या सर्काय एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों की कुपिका में, रक्तवाहिनी में, त्वचा में, मुख गुहा में, जीव में, ग्रसनी में या ग्रसनली इन सब जैसी रचनाओं पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और करता है क्या, तो विषण और रक्षा दोनों करने का काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। दोस्तों को बताना है कि सल्की एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी को बताया था कि सल्की एपिथेलियम ऊतक जो होता है रक्तवाहिनी में भी पाया जाता है, कुपिका में भी पाया जाता है, वायु कुपिका में भी पाया जाता है और आहार नली में पाया जाता है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी जो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्की एपिथेलियम ऊतक की कोशिका किस आकार की होती है। दोस्तों सल्की एपिथेलियम ऊतक की कोशिका जो होती है आपको बताना है किस आकार में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चपटी आकार में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किस ऊतक की कोशिका फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है। दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार की ऊतक की कोशिका जो होती है फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्की एपिथेलियम ऊतक। सल्की एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिका होती है दोस्तों फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्थिरित करती है किस ऊतक से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो रक्त नलिका होती है इसमें जो कोशिका होती है वो किस ऊतक से संबंधित होती है। तो दोस्तों मैंने अभी पीछे बढ़ाया था जो सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है इसका जो पहला पार्ट होता है सामान्य सल्की एपिथेलियम ऊतक, ये जो होता है हमारे वायु नलिका में पाया जाता है, सॉरी रक्तवाहिनी में पाया जाता है। रक्तवाहिनी करने का मतलब है कि जो रक्त को ले जाने वाली जो नली होती है उसमें पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्की एपिथेलियम ऊतक। सल्की एपिथेलियम ऊतक जो होता है इसकी जो कोशिका होती है रक्त नलिका को स्तरित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन से एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिका होती है त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सामान्य सल्की एपिथेलियम ऊतक के तो ये इसमें तो कोशिका जो होती है कोई एक ही परत में पाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोशिका होती है वो कई परतों में सजी होती है और ये त्वचा के सुरक्षा के लिए काम करती है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा और यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत के भीतरी स्तर में। दोस्तों जो स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक होता है इसका आकार स्तंभ यानी पोल के समान होता है और यह ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर अवशोषण एवं श्रवण की क्रिया होती है, जैसे छोटी आंत में, अमाशय में, पिटाशय में, इन सभी जगहों पर यह पाया जाता है जहाँ पर यह अवशोषण एवं श्रवण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक का आकार होता है। तो दोस्तों मैंने अभी भी बताया था कि जो स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक होता है इसका जो आकार होता है यह स्तंभ के आकार में होता है यानी कि पोल के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। दोस्तों धनाकार एपिथेलियम ऊतक किस रूप में पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, धन के आकार में।
जो धनाकार या फिर क्यूबोइडल जो एपिथेलियम ऊतक होता है, इसका जो आकार होता है वो धन यानी क्यूब के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। दोस्तों को बताना है कि जो धनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जो धनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है ये हमारे लाल ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में और वृक्क नलिका इन सभी जगहों पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल ग्रंथि के स्तर में कौन सा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि लाल ग्रंथि के स्तर में यानी कि परत में कौन सा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था जो धनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है ये हमारी लाल ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में और वृक्क नलिका में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृक्क नलिका के स्तर में कौन सा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों वृक्क नलिका में कौन सा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, तो धनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अवशोषण एवं श्रवण में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों अवशोषण एवं श्रवण में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक और धनकार एपिथेलियम ऊतक ये दोनों जो होती है ये अवशोषण एवं श्रवण में काम करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बी एन सी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैंक में स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाप या सिलिया होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कहाँ जो स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक होता है ना उसके ऊपर पक्षमाप या सिलिया पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वासनाली और अंडवाहिनी नलिका। दोस्तों श्वासनाली या अंडवाहिनी नलिका के पास जो स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक होता है इसके ऊपर सिलिया या पक्षमाप पाया जाता है जो कि छोटी छोटी बाल जैसी रचना होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वासनाली में म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं होने देता। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है श्वासनाली में म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं होने देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिया या पक्षमाप। दोस्तों सिलिया या पक्षमाप जो होता है बाल से रचना होता है और ये क्या करता है अपनी गति के द्वारा दोस्तों ये हिलते रहता है और उस गति को बोलते हैं सिलियरी गति। और इस गति के द्वारा जो म्यूकस होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाता है और एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम पाया जाता है। दोस्तों को बताना है कि पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया या फिर श्वासनाली में। दोस्तों इसके अलावा जो होता है पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर के जो अंडवाहिनी होता है और जो गर्भाशय होता है उसमें भी पाया जाता है और इसके ऊपर क्या होता है सिलिया या फिर पक्षमाप पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने में कौन मदद करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंडवाहिनी के अंतर्गत जो अंडाणु होता है उसको एक ही दिशा में जाने में कौन मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम ऊतक के सिलिया। पक्षमापी या पक्षमाल एपिथेलियम ऊतक के जो सिलिया होता है ये अपनी गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में क्या करता है मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक का क्या कार्य होता है। दोस्तों आपको बताना है कि एपिथेलियम ऊतक का कार्य कौन सा है। तो दोस्तों जो एपिथेलियम ऊतक होता है इसका कार्य रक्षा, श्रवण और अवशोषण करना होता है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है केरोटिन नामक जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों केरोटिन नामक प्रोटीन जो होता है ये हमारे त्वचा में, बालों में और नाखूनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया होगा। दोस्तों कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयोजक ऊतक का कार्य नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संयोजक ऊतक का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम साबित करना। दोस्तों एंजाइम साबित करने का काम संयोजक ऊतक का नहीं है, जबकि यह एक ऊतक को दूसरे ऊतक का संबंध करने का काम करता है और लंब देना मतलब सपोर्ट देने का काम करता है और यह शरीर में संवहन करने का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, लेकिन एंजाइम साबित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संयोजक ऊतक का प्रकार नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन संयोजक ऊतक का प्रकार है। पहला है वास्तविक संयोजक ऊतक, सेकंड है कंकाल संयोजक ऊतक, थर्ड है तरल संयोजक ऊतक और फोर्थ इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अंतरकोशिकीय पदार्थ इनमें से किसमें अधिक होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंतर्गत जो अंतर्कोशिकीय पदार्थ होता है ये अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयोजी ऊतक के अंतर्कोशिकीय पदार्थ होते हैं। दोस्तों संयोजी ऊतक का जो अंतर्कोशिकीय पदार्थ होते हैं आपको बताना है कि कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संयोजी ऊतक के जो अंतर्कोशिकीय पदार्थ होते हैं ये ठोस होते हैं, सघन या कठोर होते हैं, जेली की तरह या फिर तरल, सभी रूपों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है, फिर संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। त्वचा जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है, ये ई पेयर का एपिथेलियमी ऊतक होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि संयोजी ऊतक जो होता है 3 प्रकार का होता है, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है इसमें 4 भाग होते हैं, एरियुलर ऊतक, एडिपोज या वसा ऊतक, श्वेत तंतु में या फिर जिसको टेंडन के नाम से पुकारते हैं, पीला तंतु में या फिर लिगामेंट। जबकि जो कंकाल संयोजी ऊतक होता है ये 2 प्रकार का होता है, उपास्थि या अस्थि। तरल संयोजी ऊतक के बारे में बात की जाए तो ये भी 2 प्रकार की होती है, रक्त या रुधिर और सेकंड लसिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो रक्त है ये ए प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन सी कोशिका एरियुलर ऊतक का में पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन एरियुलर ऊतक में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों एरियुलर ऊतक के अंतर्गत फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट और प्लाज्मा कोशिका पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एरियुलर ऊतक में कुछ कोशिका और तंतु पाया जाता है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा कोशिका और मास्ट कोशिका। दोस्तों जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये कोशिका क्या करता है, ये तंतु का निर्माण करता है। जबकि जो हिस्टोसाइट वाली जो कोशिका है ये जीवाणु को भस्म करने का काम करता है, भस्म मतलब खाना खत्म करने का काम करती है। जबकि जो प्लाज्मा कोशिका है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और जो मास्ट कोशिका है ये 3 प्रकार के प्रोटीन बनाती है। कौन कौन से प्रोटीन बनाती है, हिस्टामिन प्रोटीन, सेरोटोनिन प्रोटीन और हिपेरिन नामक प्रोटीन। दोस्तों जो मास्ट कोशिका है ये रुधिर वाहिनी को फैलने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन बनाती है, और रुधिर वाहिनी यानी कि रक्त नलिका जो होती है, जो नस होता है, इसको सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन प्रोटीन बनाती है। और ये हिपेरिन नामक पदार्थ का भी निर्माण करती है। हिपेरिन नामक पदार्थ का मतलब होता है दोस्तों, हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। तो जो मास्ट कोशिका होता है 3 प्रकार के प्रोटीन बनाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन क्या करता है, तो जो नस होता है, जो रुधिर वाहिनी होता है, इसको फैलने के लिए मदद करता है। जबकि जो सेरोटोनिन होता है ये रुधिर वाहिनी यानी कि नस को सिकुड़ने में मदद करता है। और जो हिपेरिन नामक पदार्थ होता है यानी कि जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में जो रक्त होता है इसको जमने नहीं देता। दोस्तों एरियुलर ऊतक में कुछ तंतु भी पाए जाते हैं, जैसे श्वेत तंतु और पीले तंतु में। श्वेत तंतु जो होता है ये अशाखित और अलचीले होते हैं, और ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। जबकि जो पीले तंतु होते हैं ये शाखित और लचीले होते हैं, और ये इलास्टिन नामक पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरियुलर ऊतक पाई जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि एरियुलर ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगह पर एरियुलर ऊतक पाए जाते हैं। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में भी पाया जाता है, रक्त नलिका को चारों ओर भी पाया जाता है, और नसों और अस्थिला पंजर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एरियुलर ऊतक का क्या कार्य होता है। दोस्तों एरियुलर ऊतक का क्या कार्य होता है, अंगों के भीतरी खाली जगह को भरना, बिल्कुल। आंतरिक अंगों को सहारा देना, ये भी होता है। ऊतकों को मरम्मत करना, ये भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। एरियुलर ऊतक जो होता है अंगों के भीतरी खाली जगह को भरने का काम करता है, आंतरिक भागों को सहारा देने का काम करता है, और ऊतकों को मरम्मत करने का काम करता है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस ऊतक में वसा की बूंद संचय रहता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस में वसा की जो बूंद होती है वो पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज या वसा ऊतक। एडिपोज या वसा ऊतक का अंतर जो होता है ये वसा की बूंद पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक अंगों के बीच निम्न में कौन सा ऊतक पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है ये आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऊतक जो है अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमारा जो शरीर होता है वो मोटा हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज या वसा ऊतक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों चर्बी के रूप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाई जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैंक कि संचय से एडिपोज ऊतक उसमें कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसके कारण जो एडिपोज ऊतक होता है ये उसमें कुचालक होता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वसा। वसा के संचय से जो एडिपोज ऊतक होता है ये क्या होता है, उसमें का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा ऊतक ठंड से शरीर की रक्षा करता है। दोस्तों को बताना है कि ठंड से कौन सा ऊतक जो है शरीर की रक्षा करता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक के अंदर जो वसा होता है इसी के कारण जो होता है एडिपोज ऊतक ठंड से हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन मांसपेशी को अस्थि अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो हमारे मांस को अस्थि यानी हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। टेंडन जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के जो मांस होता है उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका मांस है और ये क्या है, आपका हड्डी है। और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर देखिएगा व्हाइट कलर का ये क्या है, आपका टेंडन है, जो कि आपके मांस को जो है वो हड्डी से जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मांस है इसको हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो टेंडन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कौन है। दोस्तों इससे पहले पूछा था कि मांस को अस्थि यानी हड्डी से कौन जोड़ता है, तो टेंडन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अस्थि को अस्थि यानी कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिगामेंट या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु, ये जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक अंतःकंकाल का निर्माण करता है। दोस्तों आपको बताना है कि अंतःकंकाल का निर्माण कौन सा संयोजी ऊतक करता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक जो होता है ये हमारे अंतःकंकाल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा मजबूत और कठोर है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन मजबूत और कठोर होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि यानी बोन। जो अस्थि है ये मजबूत और कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि का आधात्री होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो अस्थि का आधात्री यानी कि जिसमें मैट्रिक्स कहते हैं, ये मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, तो जो अस्थि की जो कोशिका होती है ना इसके बीच में जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग आधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। और आपको बताना है कि ये कैसा होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर। जो अस्थि के मैट्रिक्स यानी कि आधात्री जो होता है ना ये कैसा होता है, कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि का आधात्री बनी होती है। दोस्तों अस्थि के आधात्री हमने पढ़ा था कठोर होता है, लेकिन किससे बनी होती है आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट से। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों अस्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो अस्थि की कोशिकाओं को हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैवर्सिया नलिका किसमें पाई जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हैवर्सिया नलिका है ये किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि। अस्थि के अंदर जो होता है ये हैवर्सिया नलिका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती है। दोस्तों आपको बताना है कि अस्थियों के जोड़ों को कौन चिकना बनाती है, यानी कि दो अस्थियों के जो जोड़ होता है उसको चिकना बनाने का काम कौन करता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपास्थि। उपास्थि जो होता है ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक का मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शर्करा से मिलकर के बना होता है। दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था जो अस्थि होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है ये कठोर होता है और कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। परंतु दोस्तों जो उपास्थि होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है ये प्रोटीन और शर्करा से मिलकर के बना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपास्थि की मैट्रिक्स कौन सा प्रोटीन से बना होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जो उपास्थि के मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बना है, परंतु अब क्वेश्चन कर रहा है कि उपास्थि का जो मैट्रिक्स है ये कौन सा प्रोटीन से बना होता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रीन। उपास्थि की जो मैट्रिक्स होती है कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मकण में कौन सा कंकाल ऊतक पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो ब्रह्मकण है इनमें से कौन सा कंकाल ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मकण होता है इसमें हमारा उपास्थि ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वास नाली या ट्रेकिया में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्वास नाली या ट्रेके जो होता है इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी उपास्थि। उपास्थि जो होता है दोस्तों ये श्वास नली ट्रैकिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपास्थि ऊतक पाई जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि उपास्थि ऊतक कहाँ कहाँ पाई जाता है। तो दोस्तों जो उपास्थि ऊतक होता है ये हमारी नाक, कान और कंठ में पाया जाता है। दोस्तों जो उपास्थि ऊतक होता है ये मुलायम और कोमल होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। दोस्तों आपको बताना है कि जो अस्थि है ये किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों जो अस्थि है ये एक प्रकार का कंकाल ऊतक होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के जो तरल भाग है इसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो रक्त है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में रक्त से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं रक्त से एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रक्त के बारे में पूरा ए से लेकर के जेड तक नॉलेज दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंतुओं के शारीरिक अंगों को में गति किस ऊतक के कारण होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति किस ऊतक के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के कारण दोस्तों जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो पेशी ऊतक होता है ये हमको मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन पेशी ऊतक नहीं है। तो दोस्तों पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से, आरेखित या अनैच्छिक, रेखित या ऐच्छिक और हृदय पेशी। यानी कि दोस्तों इनमें से जो सभी है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही, ये पेशी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किसे ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसे ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो रेखित पेशी होता है दोस्तों इसका संकोचन जंतु के इच्छा अनुसार होता है, मतलब जंतु जैसा चाहे इस पर कंट्रोल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किसी अनैच्छिक पेशी ऊतक भी कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि ऐच्छिक पेशी ऊतक रेखित पेशी ऊतक के कहते हैं क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, परंतु अभी क्वेश्चन पूछ रहा है अनैच्छिक पेशी ऊतक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरेखित पेशी को। आरेखित पेशी दोस्तों यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, आरेखित पेशी होगा। आरेखित पेशी ऊतक को हम लोग अनैच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आरेखित पेशी जो होता है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र के आइरिस में कौन सा पेशी ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों नेत्र के आइरिस में कौन सा पेशी ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आरेखित पेशी। आरेखित पेशी जो होता है नेत्र के आइरिस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरेखित पेशी कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आरेखित पेशी होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा, जो आरेखित पेशी होता है ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृषण और उसकी नलिका में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस पेशी ऊतक का संकोचन जंतु के इच्छा अनुसार होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जंतु की इच्छा अनुसार कौन सी जो होता है पेशी ऊतक होता है। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है जिसे रेखित पेशी कहते हैं इसका संकोचन जंतु के इच्छा अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्दन में कौन सी पेशी ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गर्दन में कौन सी पेशी ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे हाथ, पैर, गर्दन में कौन सी पेशी ऊतक पाई जाता है। तो दोस्तों हमारे हाथ, पैर और गर्दन पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। रेखित पेशी जो होता है ये हमारे हाथ, पैर और गर्दन में पाई जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पेशी ऊतक को कंकाल पेशी ऊतक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कंकाल पेशी ऊतक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। दोस्तों जो रेखित पेशी होता है इसे कंकाल पेशी ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो रेखित पेशी होता है ये कंकाल से जुटी रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की भित्ति या दीवार बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हृदय की भित्ति या दीवार होता है किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेशी। हृदय पेशी से मिलकर के हृदय की भित्ति या दीवार बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदय पेशी ऊतक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि हृदय पेशी ऊतक कैसा होता है, ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक होता है या फिर दोनों होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक पेशी। दोस्तों जो हृदय पेशी होता है ये सामान्यतः अनैच्छिक होता है क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। दोस्तों तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों जो तंत्रिका ऊतक होता है ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मांस कोशिका स्रावित करती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मांस कोशिका होती है ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक प्रोटीन क्या करती है? स्रावित करती है, निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मास्ट कोशिका पाई जाती है। दोस्तों को बताना है कि मास्ट कोशिका जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का जो होती है ये मास्ट कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन रक्त को जमने नहीं देता है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन रक्त को जमने नहीं देता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है रक्त को जमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम लोग निक्रोसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? दोस्तों जो ऊँट का कुबर होता है ये किस ऊतक का बना होता है? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज ऊतक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊँट है ये ऊँट का जो ये उठा हुआ भाग है इसको हम लोग कुबर के नाम से जानते हैं, और ये जो होता है ये आपका एडिपोज ऊतक से मिलकर के बना होता है। क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो कुबर होता है ना ये एडिपोज ऊतक से इसलिए मिलकर बना होता है क्योंकि जो ऊँट होता है ये रेगिस्तान में से कई दिन तक भूखे रहना पड़ता है और ये खाना नहीं खा पाता है, तो ऐसे में जिंदा कैसे रहेगा? तो दोस्तों ये एडिपोज ऊतक होता है ये अपने अंदर वसा को जमा कर रखता है, और जब ये जो ऊँट है ये जब खाना इसे नहीं मिल पाता है तो ये अपने ही अंदर जो एडिपोज ऊतक में जो वसा है उसी से क्या करता है? एनर्जी प्राप्त करते रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपर प्लासिया क्या है? दोस्तों हाइपरप्लासिया क्या है? तो दोस्तों कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? हाइपरप्लासिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन रेशेदार प्रोटीन नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। एंजाइम को रेशेदार प्रोटीन नहीं है, जबकि कोलेजन, इलास्टिन और कैरोटीन जो है ये रेशेदार प्रोटीन है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कोलेजन है ये श्वेत तंतु होता है, जबकि जो इलास्टिन है ये पीला तंतु होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी जटिल जंतु शरीर में कितने प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सभी जटिल जंतु होते हैं इनके शरीर में कितने प्रकार का ऊतक होता है। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जंतु ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन श्वेत तंतु में ऊतक है? दोस्तों को बताना है कि इनमें से कौन श्वेत तंतु में ऊतक है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन। टेंडन जो है ये श्वेत तंतु में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं, जो लिगामेंट है ये पीला तंतु में ऊतक से बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि मुख्य रूप से बनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो बोन है जिसे हम लोग अस्थि या हड्डी कहते हैं ये मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों जो अस्थि है यह मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें किसके खिंचाव के कारण मोच आती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसके खिंचाव के कारण मोच आती है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि। उपास्थि के खिंचाव के कारण जो होती है दोस्तों मोच आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गले के छल्ले बने होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो गले के छल्ले हैं किससे बने होते हैं? तो दोस्तों जो गले के छल्ले हैं ये उपास्थि ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है। तो आपको बताना है कि अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका कौन है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है दोस्तों ये अस्थि यानी हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका होती है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का इनामेल। दांत का इनामेल जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कठोर ऊतक है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सबसे कठोर ऊतक कौन है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि। अस्थि जो होता है दोस्तों, सबसे कठोर ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि। उपास्थि जो है कंकाल ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन। कोलेजन जो है दोस्तों, ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेजन तंतु कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि। उपास्थि के अंदर कोलेजन तंतु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनः उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से किस में पुनः उत्पादन मतलब फिर से उत्पन्न होने की क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक के अंदर पुनः उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेंडन और लिगामेंट बने होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि टेंडन और लिगामेंट किससे मिलकर बना होता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक से मिलकर के टेंडन और लिगामेंट बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर, कि निम्न में किस पेशी ऊतक में आजीवन संकुचन होती रहती है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से किस में जो आजीवन संकुचन मतलब जीवन भर संकुचन होते रहता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेशी। पेशी जिससे हमारा हृदय बना होता है, इसमें आजीवन भर संकुचन होते रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस ऊतक में थकान नहीं होता। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊतक में थकान नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय पेशी। हृदय पेशी में थकान नहीं होता है, ये आजीवन भर काम करते रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपास्थि एक ऊतक होते। दोस्तों आपको बताना है कि उपास्थि कैसा ऊतक होता है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि जो होता है एक प्रकार का कोमल ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है और आपको बताना है कि कौन जो है ये अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दोस्तों धाराधार मांसपेशी जो होता है इसे रैखिक पेशी भी कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो रैखिक पेशी होता है ये ऐच्छिक पेशी होता है, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो चिकनी मांसपेशी होता है इसे हम लोग आरक्षित पेशी कहते हैं, यानी कि ये अनैच्छिक पेशी होता है। और दोस्तों हृदय मांसपेशी भी हम लोग जानते हैं कि हृदय मांसपेशी से हमारा हृदय बना हुआ है, और यह भी संभवतः कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। जबकि जो कंकाल मांसपेशी होता है यह रैखिक पेशी होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी जो है ये सही है। चिकनी मांसपेशी और हृदय मांसपेशी जो है ये अनैच्छिक पेशी होता है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जबकि धारीदार और कंकाल मांसपेशी जो होता है ये ऐच्छिक पेशी होता है, और इस पर हमारा कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस ऊतक में ग्रंथि का निर्माण होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस ऊतक में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियम ऊतक। दोस्तों हमने पढ़ा था कि एपिथेलियम ऊतक का तीसरा भाग होता है धनाकार एपिथेलियम ऊतक, और उसमें आपका लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और फिक्नलिका जैसा भाग पाया जाता है। तो दोस्तों जो एपिथेलियम ऊतक है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा ऊतक जो है मरम्मत में मदद करती है। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऊलर ऊतक होता है, इसका काम अन्य ऊतक का मरम्मत करना भी क्या होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरीक़ा से वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलती है आपको एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।